आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ 18 स्वदेश पे मार्केट्स और इकोनॉमी और स्टॉक पिकिंग के बारे में बात करने के लिए हैं स्टैलियन एसेट के अमित जसवानी। अमित, 18 स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स वेरी मच हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि आप 18 स्वदेश पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप मुझे अपना थॉट प्रोसेस बताइए जो आप फर्म अपनी रन कर रहे हैं इतने सालों से। 18 पे तो ऑफ कोर्स हमारी बात होती रही है, लेकिन स्वदेश के व्यूअर्स के लिए आपका स्टॉक पिकिंग का स्टाइल क्या है? थैंक यू अजय जी, मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। सबके को नमस्ते। अजय, हम क्या करते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो में 20-25 स्टॉक्स रखते हैं। टिपिकली कंज्यूमर, फार्मा, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल, ये 4 सेक्टर्स में हम बहुत ज्यादा निवेश करते हैं। इनमें हम वो कंपनी ढूंढते हैं जो बाजार से, ये टिपिकली सेक्युलर टाइप के सेक्टर्स रहते हैं। ये जो सेक्टर है हर साल 10-15% ग्रो होते रहते हैं, हर साल आप देखोगे। और ये जो कंज्यूमर और फार्मा है डिफेंसिव जैसे एक्ट करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल है यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। HUL का ईयर 2000 में रेवेन्यू था 11,000 करोड़। आज HUL का रेवेन्यू है 55,000 करोड़। इट हैज गॉन फ्रॉम 11,000 करोड़ टू 55,000 करोड़, मतलब 5 टाइम्स ग्रोथ हुआ है एवरी ईयर 10% करके। वेयर एज टेक्नोलॉजी में इंफोसिस का रेवेन्यू था 800 करोड़ ईयर 2000 में, और आज इंफोसिस का रेवेन्यू है 1.5 लाख करोड़। तो जो ग्रोथ आता है वो हमेशा टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल्स जो है उसमें बहुत तेज से आता है। वेयर एज फार्मा एंड कंज्यूमर, दे एक्ट लाइक डिफेंसिव टू आवर पोर्टफोलियो। नाउ वी आर ग्रोथ इन्वेस्टर्स, और हमें वो कंपनी चाहिए रहती है जो 10% तो ग्रोथ नहीं, क्योंकि आज इंडिया विल मूव फ्रॉम $3 ट्रिलियन to $6 trillion in the next 7-8 years. अब ये जो 3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है, मतलब more money will be made in next 6-7-8 years than that was created in last 75 years combined. ये है एक broad macro view. अब इसमें बहुत सारी कंपनियां रहेगी जो 10% से ग्रो होगी, बहुत सारी कंपनियां 5% से ग्रो होगी, बहुत सारी कंपनियां 25-30% से ग्रो होगी। हमारा रहता, हम वही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो mostly which grow at 20, 25, 30% in these 4 sectors. तो हम वो commodities नहीं करते हैं, हम B2G जो business to government या government to business है, वहां में मैनेजमेंट का इतना अच्छे से समझ नहीं आता है कि उनका गवर्नमेंट कंपनीज आर लार्जली फॉर पब्लिक गुड। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, मोमेंटम आपको आप खेल सकते हो। सो this is how we divide our portfolio, and our clients are very happy if we can do the 20-25% compounding. Now what are the companies that we buy? हम कौन सी टाइप की कंपनी बाय करते हैं? हम वो कंपनी बाय करते हैं जो एक बहुत बड़े मार्केट में है। इट्स अ मार्केट लीडर, बट इट इज नॉट a 50% market share or 70% market share. So example, Maruti is 50% market share of automobile business, तो हम वो उसको avoid करते हैं। ITC is 73% market share of cigarette business, तो वो कंपनी हमें इतना अच्छा नहीं लगता है, because if the industry is growing, like automobile industry is growing at 10%, Maruti will grow at 12% और Maruti will grow at 8%, but either ways ये तो हमारे काम का ही नहीं है। या 12% ग्रो करो या 8% ग्रो, हमको तो ये वाले स्टॉक नहीं चाहिए, हमको 20% ग्रोथ के ऊपर वाले स्टॉक्स चाहिए। सो वी वांट कंपनीज हु आर टिपिकली 1-5% ऑफ द एंटायर मार्केट, और मार्केट लीडर है तो भी वो मार्केट लीडर है, और हर साल अगर इंडस्ट्री में 10-12% ग्रोथ है, ये कंपनी मार्केट शेयर गेन कर करके बहुत लंबे समय तक 20%, 25%, एक क्वार्टर 20% ग्रोथ, 2 क्वार्टर नहीं चाहिए हमें, बहुत लाइक हाफ अ डेकेड एटलीस्ट it needs to grow at 25-30%, and that is where we find value in growth, and वहां पे बहुत बड़ा पैसा क्रिएट होता है। एक और बात, ये जो कंपनी है इनकी जो ROE है ये 20-25%, 30% होनी चाहिए। जो 12% ROE की कंपनी है, 15% की ROE कंपनी, वो इतना ग्रो कर ही नहीं सकती है। उसको इट्स मैथमेटिकल इम्पॉसिबल टू ग्रो फॉर दीज कंपनीज एट वेरी हाई रेट्स। सो हम लोग मोस्टली वी लाइक टू बाय कंपनीज हु आर री इन्वेस्टिंग कैपिटल at very high ROIC. So that is a broad framework that we follow. और इसमें बड़ा कंपाउंडिंग का मैजिक होता है, because if your company is gaining market share, in good times you get rewarded because it is growing faster than the industry. In bad times, when the dip comes, these companies typically
जब गिरावट आता है वो नीचे कम गिरता है. सो वी मेक मनी बोथ साइड्स, फर्स्ट बाय फॉलिंग लेस देन द मार्केट, सेकंड बाय मेकिंग बाय गोइंग हायर मोर, क्योंकि बेयर मार्केट में तो बाजार बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और आरओसी को देखता है, जिसका हाई आरओसी रहेगा उसको कम ड्रॉ डाउन होएगा. बट इन बुल मार्केट फोकसेस ओनली ऑन वन नंबर, दैट इज ग्रोथ. जहां पे ग्रोथ आएगा वहां पे बाजार जाएगा. सो इफ यू गेट अमित इसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए एग्जांपल के साथ. अभी सबसे ज्यादा नर्वसनेस बाजार को टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के ऊपर हुई. एचसीएल टेक ने कुछ कमेंट्री दी. वैसे ही टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफ़ी टाइम से गिर रहे थे और 50-60% टॉप से नीचे हैं, और इसके बाद ये कमेंट्री आ गई तो लोगों को लग रहा है कि ग्रोथ अंडर क्वेश्चन आ गई टेक्नोलॉजी सेक्टर की इंडिया में, और एक भाव से सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को गिराया गया. भले ही वो इंडिया सेंट्रिक टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हो या ईवी सेंट्रिक टेक्नोलॉजी कंपनीज हो या रिटेल सेंट्रिक हो, एनीवेज तो ये डिरेटिंग कर दी. आपको इस समय इंडियन टेक्नोलॉजी स्पेस में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस फॉल के बाद? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं स्पेस? सो अजय, हमको टेक्नोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक टेक सर्विसेज और एक है कंज्यूमर टेक. हमने दोनों में अभी पैसा इन्वेस्ट ठीक ठाक, वी हैव इंक्रीज्ड आवर वेट्स इन द टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. और हम यही देखते हैं कि I'll speak about the technology services. पहले मैं टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करूंगा. टेक्नोलॉजी सर्विस जो इंडिया में है वो $220 बिलियन का मार्केट है. उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है टीसीएस, वो $25 बिलियन का रेवेन्यू करता है. That is 11% of the Indian technology market. In the next 5 years, this 200 and by 2025, in next 3 years, the $220 billion today will move to $350 billion, between 300 to 350 billion dollar. और ये NASSCOM ने बोला है, एंड जो रिपोर्ट है वो मैकेंजी की हुई रिसर्च है. Typically, they are the most accurate report. Now, there are many players who are $1 billion type revenues. अब जैसे just a disclosure, अब ऐसे बता रहा हूँ नाम, मतलब not a recommendation. Like Coforge is at $1 billion revenues. Persistent is at $1 billion revenues. KPIT is at $500 million revenues. ये सब बहुत छोटे पार्ट है of the overall pie, और ये पाई बहुत सेक्युलर वे से ग्रो होते जा रहा है, एंड नेक्स्ट 2030 तक ये पाई $500 बिलियन के भी ऊपर होएगा. So in year you need to find companies who are going to move from $1 billion, जो आज का रेवेन्यू है, से $3 बिलियन, $4 बिलियन, $5 बिलियन, ऐसा जो 15-20% हर साल आपको ग्रो करते जाए. जब कोई स्टॉक भी, और देखो रिसेशन आ चुका है यूएस में, रिसेशन के आने के बाद भी उनकी अर्निंग्स में कोई गिरावट नहीं आई है. सो द मिड कैप आईटीज, इफ यू गेट द राइट काइंड ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है यहाँ पे. आप ये पूरा डेकेड आप देखोगे, इसमें 20-25% कंपाउंडिंग होती जाएगी. और ये सब कैश की मशीन्स है, ये सब बिजनेस में कोई कैपिटल नहीं डिप्लॉय होता है टू ग्रो. सो दे विल डू बायबैक्स, so your stock price will never go down too much. The second kind of companies where we have bought are companies which are the consumer tech companies. अब इसमें हमने फिनटेक के 2 कंपनीज में बाय किया है. अब एक एग्जांपल कहता हूं, जैसे इंश्योरेंस टेक है. इंश्योरेंस टेक में एक प्लेयर है. इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट 8 लाख करोड़ का है. उसमें 6 लाख करोड़ लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है, 2 लाख करोड़ जनरल इंश्योरेंस मार्केट है. जो ऑनलाइन प्लेस है उसका 1% ही, जो लार्जेस्ट प्लेयर है ऑनलाइन स्पेस में, उसका 1% मार्केट शेयर है. वो 8-9 हजार करोड़ के करीब का प्रीमियम करता है. ये जो 8 लाख करोड़ का हमारा हिंदुस्तान का इंश्योरेंस का प्रीमियम हम भरते हैं हर साल, that will move to 16 lakh crores in the next 4-5 years. ये आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट देखोगे, ये 8 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ हो जाएगा. अब ये जो ऑनलाइन प्लेयर है, जो वो एजेंट टाइप का काम करता है, क्या ये 2% ऑफ द मार्केट रहेगा? अगर ये 2% ऑफ द मार्केट रहेगा तो इनका जो टेक रेट होता है वो 13% रहता है. मतलब अगर आप 7-8 हजार करोड़ का प्रीमियम बेचते हो तो आपको 13% टेक रेट मिलता है. मतलब आपका 1040 करोड़ का रेवेन्यू होता है. इसमें आप 500 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करते हो और 600 करोड़ रुपया इंप्लॉय एक्सपेंस एंड टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करते हो. ऐसे करके आज आप ब्रेक इवन पे हो. जब इसका रेवेन्यू हो गया, सोचो जब 16 लाख करोड़ का मार्केट का, अज्यूमिंग in next 4-5 years this player, this insurance tech player becomes 2.5% market share. 16 लाख करोड़ का इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट, अगर ये 2.5% मार्केट शेयर बन जाता है तो 40 हजार करोड़ का प्रीमियम बेचेगा
हर साल में। जब 40,000 करोड़ का आप प्रीमियम बेचते हो, आपका रेवेन्यू हो जाता है 5200 करोड़। अगर 5200 करोड़ का रेवेन्यू होता है, आज आपके खर्चे हैं 1000 करोड़। क्या खर्चे 1000 करोड़ से 1500 करोड़ होगा, 2000 करोड़ होगा, कितना होगा? वैसे आपको एक प्रॉफिट पूल का एक आइडिया मिल जाता है। जैसे इंडिया अगर आप सोचो, टोटल 8 लाख करोड़ का मार्केट है, उसमें 13% टेक रेट है, मतलब 1 लाख करोड़ का प्रीमियम का, मतलब जो कमीशन का मार्केट है। सो यू कम टू नो हु आर द प्लेयर्स हु विल गेन मार्केट शेयर ईयर ओवर ईयर। और आपको अगर ये ऐसे प्लेयर 25 ऐसे अलग अलग कंपनियां बनाता है, एक कंपनी नहीं, 25 कंपनियां ऐसे टाइप के, एंड देन वी सी व्हाट विल प्रॉफिट्स लुक लाइक 3-4 इयर्स फ्रॉम। अभी जैसे बोलते वैल्यूएशन महंगा है, तो वो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें 6,000 करोड़ का कैश है। मतलब आप हमने जब लिया था तभी 18,000 करोड़ का मार्केट कैप था, 6,000 करोड़ कैश था। तो हमने सोचा हम 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ले रहे हैं, अगर हम सही है तो इसका प्रॉफिट 2,000-3,000 करोड़ होएगा, which is free cash flow, and markets will give him a 40, 50, 60 kind of PE multiple, right? Because this is a high growth market. तो हमें, अगर हम सही है, तो 80,000 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनेगा, और हमने इसको 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिया। ये सोच के, रिस्क रिवॉर्ड की सोच रख के हम इन्वेस्ट करते हैं इन दीज मोनोपोलीज व्हिच आर कंज्यूमर फेसिंग। हम B2G और G2B हम बिल्कुल नहीं करते हैं, कमोडिटीज भी हम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अमित, मुझे फाइनेंशियल्स में, यस जी, आपने टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर टेक के बारे में बात की, मुझे अपनी फाइनेंशियल्स के ऊपर जो आपने स्टॉक पिकिंग कर रखी है उसका व्यू बताएं, क्योंकि फाइनेंशियल्स में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो चल ही रहे हैं क्योंकि अच्छी ग्रोथ है वहाँ, लेकिन PSU, स्मॉल, छोटे छोटे बैंक जो PCA में चले गए थे, वो भी बैंक वापस आ गए, कम अलाइव हो गए। लेकिन आपने फाइनेंशियल्स में, क्योंकि वहाँ अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, कैसे स्टॉक पिकिंग की हुई है? अब साहब क्या होता है, ये जो लेंडिंग बिजनेस होता है बहुत टफ बिजनेस है। इसमें जब आप लोन देते हो 100 रुपए का, जो ROA होता है टिपिकल बैंक का, वो 1 या 2% के बीच में होता है। मतलब जो लास्ट का 1 या 2 EMI है, वही एक बैंक का प्रॉफिट है, या 3 EMI, उसके ऊपर बैंक का प्रॉफिट नहीं होता है। पहले तो पूरा पैसा वापस लेना है, फिर ब्याज भी आपको वापस लेना रहता है। अगर आपको जब बैंकिंग बिजनेस में डालते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट, कि आपका जो मैनेजमेंट है वो सही, क्योंकि अगर आप पैसा देने के बिजनेस में हो और आपने दुकान खोल दिया कि मैं पैसा दे रहा हूं सबको, तो सब बहुत लोग आ जाएंगे लेने के लिए। इट्स द क्वालिटी ऑफ योर एसेट्स दैट मैटर द मोस्ट। अब जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसका बुक वैल्यू था 70 रुपया, वो 2019 में इट वेंट टू 3 रुपीज इन 2021, जब वो कोविड आया, बहुत सारा NPA आ गया। तो ये बहुत वॉलेटाइल रहता है। आपको ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम यू नीड टू बी इन ओनली हाई क्वालिटी बैंक्स, जो 3-4% पे लोन ले सकते हैं। अब ये जो हाई क्वालिटी बैंक्स होते हैं, ये 3%, 4% में आपसे और मुझ जैसे लोगों से सेविंग अकाउंट में लोन लेते हैं, और ये 8-9% पे अच्छे अच्छे जो AAA कस्टमर्स है उसको लोन दे देते हैं। जो छोटी बैंक्स होती है वो टिपिकली 8%, 9% पे बोरो करती है, और वो 14%, 15% में सब प्राइम क्रेडिट करती है। तो आप 3% से 5% का, 5% कॉस्ट कमाना चाहोगे, या 8% से 13% का? Why should anyone buy a company who's borrowing money at 8-9% if you can get a very decent growth and ROE? और 20-25% तो आपका प्राइवेट बैंक्स भी ग्रो कर रहा है हर साल, तो आपका तो लोन बुक हर 3-4 साल में डबल हो जाता है। इससे ज्यादा आपको वो होने की जरूरत नहीं है। और 100 रुपए की चीज जब 10 रुपए होती है, 10 रुपए से 20 रुपए होती है, वो 100% मुनाफा दिखता है। बट कितने लोग वो मुनाफा लेके वापस निकल जाएंगे? अब शायद ये 30 रुपए भी हो जाए, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। बट हम इसके लॉन्ग टर्म 5-10 साल का व्यू नहीं लग सकते हैं, क्योंकि हमको तो मैनेजमेंट का नाम भी नहीं मालूम रहता है। कि वैसे आप बैंकिंग देखोगे, उदय कोटक चला रहा है, कोटक बैंक, आदित्य पुरी जी ने खड़ा किया HDFC बैंक। लॉन्ग टर्म के लिए एक ही मैनेजर जब ये एक बैंक पे रहता है, तभी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है। 90% डोंट इवन नो हु इज द मैनेजमेंट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपका बैक हमेशा मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच अमित, आज हमसे बात करने के लिए और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए अपनी स्टॉक पिकिंग का स्टाइल और कुछ अच्छे आइडियाज जो आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए। बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खास मेहमान को अपने शो में ऐड करते हैं। डॉक्टर